ठीक है, तो अंशुल चैप्टर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट्स। तो आपने पढ़ा है ये चैप्टर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है मैंने। थोड़ा सा पढ़ा है। बट किस बारे में है ये चैप्टर? सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट्स, उसकी डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और किस ढंग से काम करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल यानी बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट्स है क्या और उसकी फंक्शनिंग और कौन कौन उसके फंक्शन। पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मार्केट वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है डेली बेसिस पे हम लोग भी मार्केट जाते हैं। तो मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको चाहिए, किसी भी मार्केट में जाके आप वो खरीद और बेच सकते हो। अगर आप सेलर हो तो आप बेचोगे गुड्स और सर्विसेज, और अगर आप बायर हो तो आप बाय करोगे। तो उसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट भी होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग होती है। यानी कि सिक्योरिटीज़ आपके हो गए बॉन्ड्स, इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स। तो इन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे खरीदते हो और बेचते हो। तो बुक में भी अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, पर मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे डिस्कस करते हुए समझेंगे तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि एक्चुअल में ये मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी ओनरशिप या इनडेटेडनेस, यानी कि आपने किसी को लोन दिया हुआ है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। आपने माइक म्यूट कर दिए। तो अगर इनडेटेडनेस दिखाई जा रही है तो वो भी एक सिक्योरिटी है। यानी कि आपने किसी को लोन दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस जो आपने लोन दिया है उसके जो कागज़ आपके पास हैं वही, उसी को हम सिक्योरिटी बोलेंगे बेसिकली। ओके। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया है। एक मिनट, करन होल्ड करना इसे। हम्म। ठीक है, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। और मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। किसी भी तरह का बॉन्ड्स, मतलब अगर बॉन्ड्स हैं आपके पास या इक्विटी होल्डिंग्स हैं यानी कि शेयर्स, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं। तो होता तो पेपर ओके। ही है अल्टीमेटली। जो पेपर आपके पास है या जो प्रूफ आपके पास है कि आप ओनरशिप रखते हो किसी कंपनी में, या इंडेटेडनेस का प्रूफ है आपके पास, तो उसी को सिक्योरिटी बोला जाता है। तो पहले फिजिकल ओके। फॉर्म में होता था, आजकल जब से आपने देखा है डीमैट अकाउंट लोगों के खुल रहे हैं, तो उसी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं से आपको पता चलता है कि आपकी ओनरशिप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग ये बाइंग और सेलिंग करते क्यों हैं सिक्योरिटीज़ की। तो बेसिकली आप अगर आप इशूइंग कंपनी हो जो सिक्योरिटी को इशू कर रही है, तो आपका पर्पज़ ये होगा, हो सकता है आपको डेफिसिट है, यानी कि आपके पास रिक्वायरमेंट है पैसों की, पर आपके पास पैसे हैं नहीं। तो आप बेसिकली ये चाहते हो कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स बैठे हैं या सेवर्स बैठे हैं, जिनके पास अकाउंट में सरप्लस पड़ा हुआ है, आपके बैंक की सेविंग्स में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिनका आपको कोई यूज़ नहीं है, तो ये कंपनी चाहती हैं कि वो पैसा आप उन्हें दें, क्योंकि वो उससे प्रोडक्टिव एसेट्स बाय करेंगे और उस पैसे पे अच्छी रिटर्न जनरेट करेंगे, और उसमें से कुछ रिटर्न वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और एज ए ओके। सेवर या एज ए इन्वेस्टर आप भी यही चाहते हो, क्योंकि आपके पास जो अनएम्प्लॉयड कैपिटल पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि वो आप मार्केट में उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको अच्छी रिटर्न आए। आप सब बैंक की सेविंग्स पे जो रिटर्न मिलती है उससे ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हो, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, इन सब जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट करते हो। या हो सकता है किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि ये कमोडिटी आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये तो ओके। पर्पज़ है कि लोग इस मार्केट में जाते क्यों हैं।
फिर कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो वो एफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि उसमें आपके ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्मूथली हो जाने चाहिए, टाइमली हो जाने चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी एक शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर डाला और मार्केट में एफिशिएंसी नहीं है और आप वेट कर रहे हो कि कब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा होगा मार्केट्स काफ़ी एफिशिएंट हैं। आप ऑर्डर डालते हो और विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यही बताया जाए, ये यही बता रहे हैं एफिशिएंसी होनी चाहिए मार्केट में, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होने चाहिए। तो बायर्स और सेलर्स जब ज़्यादा होंगे तभी तो लिक्विडिटी रहेगी। यानी कि मान लो आपको शेयर बाय करना है पर दूसरा कोई सेलर वहाँ पे नहीं है जो आपको हम्म। शेयर बेचने के लिए रेडी हो, तो फिर ऐसे मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। तो हमने देखा है कि जहाँ अब आप ट्रांजैक्शन खुद करते हो, मैं भी करता हूँ, तो हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम हम्म। जिन मार्केट्स में हम ट्रेड करते हैं उनमें तो नहीं आती। तो लिक्विडिटी काफ़ी ओके। अच्छी है। तो यही एफिशिएंसी और लिक्विडिटी की यहाँ पे बात हुई। और फिर यहाँ पे यही लिखा है कि दीज मार्केट्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज विद आइडल और सरप्लस टू अदर्स हु हैव अ प्रोडक्टिव नीड फॉर देम। तो बेसिकली आपके पास सरप्लस है और आप उसको प्रोडक्टिवली डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप सिक्योरिटीज़ मार्केट जाते हो, और ये सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का भी काम करता है सिक्योरिटी मार्केट। अब यहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बेसिकली कौन है। तो ये हम सब लोगों को इंट्यूटिवली भी पता है। अगर कभी भी आपने शेयर बाय या सेल किए हैं तो आपको पता है सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो बायर्स हैं और सेलर्स भी हैं। आप सेलर भी बन यस। सकते हो एज एन इन्वेस्टर। जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आप फिर सेल ही करते हो ना, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते सेलर, हो हाँ। और दूसरा कोई इंसान जो आपकी पोजीशन लेने के लिए रेडी है वो आपसे वो शेयर्स को बाय कर लेता है। बायर बन जाता फिर होते हैं बोरोवर्स। बोरोवर्स वो हो गई कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस जिनको पैसे की ज़रूरत है। ये शेयर्स है। हम्म। या बॉन्ड्स को इशू करते हैं और मार्केट में जो हम्म। भी एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा लोगों के सेविंग्स में पड़ा हुआ है उसको चैनलाइज करते हैं। तो इनको प्रोडक्टिव यूज़ होता है, ओके। आपको पता है। कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर रही है तो उसके लिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने ये भी सुना होगा कि कंपनीज एक्सपैंड करती हैं। मान लो कोई हाँ। इंडियन कंपनी थी, वो अब एमएनसी बनना चाहती है, दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस ऑपरेशन सेटअप करना चाहती है, तो वो भी पैसे को रेज कर सकती है। ओके। फिर आपको पता है कि इंटरमीडियरीज होते हैं, क्योंकि आपको अगर शेयर्स बाय करने हैं तो आपको किसी ब्रोकर के थ्रू भी जाना होगा, या मान लो आप सिर्फ सेविंग्स भी करते हो तो बैंकों के थ्रू जाना होगा, या आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो बीच में इंटरमीडियरीज भी होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप जब घर को कोई घर भी खरीदते हो या रेंट पे लेते हो तो भी आपको इंटरमीडियरीज के थ्रू जाना पड़ता है, तो जो कि आपका ब्रोकर होता है। तो उसी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट्स में भी जहाँ बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे भी कई कई तरह के इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कि आने वाले चैप्टर्स में शायद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके। फिर आपको मालूम है कहीं पे भी कोई भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है तो वहाँ पे रेगुलेटर्स का होना भी ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी मार्केट्स भी रेगुलेटेड हैं। आपको पता है कि हम्म। सेबी है, तो सेबी रेगुलेट करता है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स को। यूएस में एसईसी है। तो ये रेगुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सरप्लस इनकम आपके पास हाउस होल्ड्स में, बिजनेसेस के पास भी सरप्लस इनकम होती है, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के पास भी सरप्लस इनकम होती है। जो हमारी कंट्री के नेशनल्स नहीं हैं उनके पास भी सरप्लस इनकम होती है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो हम्म। बेसिकली घरों में लोगों के, और हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जो जिसके पास अभी सरप्लस फंड्स हों,
और कोई प्रोजेक्ट ना हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जो वो अंडरटेक करना चाह रहा है, तो फिर वो दूसरे बिजनेस को वो फंड्स दे सकता है। उसी ओके। तरीके से आपको पता है गवर्नमेंट के भी अपने फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस के थ्रू। हम्म। तो गवर्नमेंट को भी हो सकता है कि सरप्लस इनकम उनके पास हो। वैसे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट डेफिसिट में काम करती है, पर हो सकता है कि सरप्लस इनकम हो तो वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। गवर्नमेंट्स के पास अपने फंड्स भी होते हैं। तो ये पैसा जो है ये आप डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आप दे सकते हो दूसरे बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, हाउस होल्ड्स को, फॉरनर्स को। ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग हो गई। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बताया नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर अगर आप इंटरमीडियरीज के थ्रू जाते हो, सपोज आप ये सारे सरप्लस को बैंक्स में जमा कर देते हो, तो फिर बैंक्स फर्दर उनको, बैंक खुद एक इंटरमीडियरी है, बैंक फर्दर उनको अगर लेंड आउट कर देता है तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट फाइनेंस है। हालांकि यहाँ पे बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर है SCRA, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो आपका है 1956 का। उसमें सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन क्या दी हुई है कि बेसिकली हमें सिक्योरिटीज़ मार्केट तो पता चल गया और मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया, पर एक्चुअल में ये होता क्या है, सिक्योरिटीज़ किसको कहा जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि ये पहली डेफिनेशन है, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटीज़, इनको हम बोल सकते हैं। फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जो ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, इनको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे मान लो आप गोल्ड पे एक पेपर बना दो जिसकी वैल्यू गोल्ड के प्राइसेस पे फ्लक्चुएट होती है, तो वो फिर गोल्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी चीज़ पे डेरिवेटिव बना सकते। यूनिट्स, किसी भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के जो यूनिट्स वो इशू करते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हमको पता ही है, जैसे म्यूचुअल फंड भी एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने पैसे को पूल करते हैं, और उसके बाद फर्दर वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो पैसे के पूल को कलेक्ट करती है और उससे शेयर्स बाय करती है। शेयर्स बाय करने के बाद वो उसकी NAV वगैरह कैलकुलेट करके हर यूनिट होल्डर को जिस प्रोपोर्शन में उसकी इन्वेस्टमेंट है कुछ यूनिट्स दे देती हैं। फिर ओवर टाइम वो यूनिट्स की वैल्यू बेस्ड ऑन कि वो शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जो उस कंपनी ने खरीदे थे, यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो जैसे आपके पास भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं और आपको ये भी पता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मान लो 25 या 30 स्टॉक्स हैं, अगर वो स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाती है तो आपके पास जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। ओके। तो ये भी एक तरीके के आप कह सकते हो कि ये भी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आती हैं, यूनिट्स। ओके। फिर होता है सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपके MBS हो गए, ABS हो गए, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। ये बेसिकली जब बैंक्स लोन देते हैं, बैंक्स लोन देने के बाद क्योंकि बैंक के पास जितने फंड थे उससे उन्होंने लोन दे दिया और बैंक के पास अब एडिशनल फंड्स नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास एडिशनल फंड्स आएँ और वो दोबारा से लोन दे पाएँ, क्योंकि उनका जो मेजर इनकम होता है वो प्रोसेसिंग में ही होता है, लोन्स की प्रोसेसिंग में। ओके। तो वो क्या चाहते हैं कि और जितने लोन्स वो दे सकें दें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जितने भी उनके पास मॉर्गेजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं लोगों के, उसको किसी SPV को दे देते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV को दे देते हैं, और वहाँ से उनको फंड्स मिल जाते हैं। और SPV फर्दर उसको रिस्ट्रक्चर करके उससे एक प्रोडक्ट बना के फाइनेंशियल मार्केट्स में फ्लोट कर देता है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, पर बैंक के पास दोबारा फंड्स आ जाते हैं। तो इस तरह की जो सिक्योरिटाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली मतलब उन लोन्स को मैंने एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दी है, उनको सिक्योरिटाइज कर दिए। और रीस्ट्रक्चरिंग मतलब मैं उसमें काफ़ी सारे ट्रॉन्चेस बना देता हूँ, मतलब A लेवल ट्रॉन्च और इक्विटी ट्रॉन्च, इस तरीके से जो मैं उसमें ट्रॉन्चेस बनाता हूँ, वो जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे उसको तब आपको मैं बताऊंगा। पर अभी के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी
लोन्स, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन्स हो या मॉर्गेज लोन्स हो, उनको जब मैं सिक्योरिटाइज कर देता हूँ, उसको सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस होता है वो, ऐसी सिक्योरिटीज को भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम सिक्योरिटी बोलेंगे। तो यहाँ ओके। यही बताएं। फिर यहाँ पे वही सेम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फिर सर्टिफिकेट्स और इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया जैसे जो आपकी ओनरशिप या इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी सिक्योरिटी आप उसको बोल सकते हैं। ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता है, गवर्नमेंट बॉन्ड आते रहते हैं, आरबीआई का आपने हम्म। गोल्ड बॉन्ड देखा होगा, वो भी सिक्योरिटी है। इनफैक्ट हाँ। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप डील कर रहे हो जहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, वो सब सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटीज, आप तो एग्जैक्टली। आप कर ही रहे हो काफ़ी टाइम से। पर जब थियरी में हम उसको देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पर इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है तो फिर आप जल्दी समझ पाओगे। अच्छा। तो यहाँ पे लिखा है ब्रॉडली द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो करण, ये मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म हम्म। तो ये जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये इन्हें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कह लो, प्रोडक्ट्स कह लो, प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट बेसिकली सेम ही है। तो ओके। हाँ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से ओके। पार्ट वन यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, और इसके बाद हम पार्ट टू बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्योर। ठीक है अंशुल, थैंक यू। थैंक यू करण। थैंक यू।